हाँ, तो आई थिंक आपने पार्ट 1 के अंदर जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी, आई थिंक आपने उसको स्टोरी को बड़े ध्यान से सुना होगा और परफेक्टली उसको याद भी कर लिया होगा। ठीक है, उतना मज़ेदार करने के बाद आज पार्ट 2 पढ़ेंगे अपन इसी चैप्टर का। ठीक है, और अब अपन ने पिछले पार्ट तक ये पढ़ लिया था कि कांग्रेस जो सरकार थी वो लगातार कांग्रेस पार्टी जीत रही थी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही उस टाइम पर थी। कांग्रेस के अपोजिशन में 2-3 पार्टियाँ और भी थी। ठीक है, 3-4 पार्टियाँ थी वैसे तो। वो अपन आज सारी इन चारों पार्टियों को आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आपके लिए आएगा। और दूसरी बात, नॉलेज बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ी सी अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बात की अपनी कांग्रेस की। ठीक है, तो कांग्रेस जो पार्टी है वो 1952 का जो आम चुनाव हुआ था, जनरल इलेक्शन 1951 बोल दो, चाहे 1951 जो था उसको 1952 का चुनाव बोलते हैं। 1952 के जो आम चुनाव हुए थे, जो जनरल इलेक्शन हुए थे, ठीक है, जनरल इलेक्शन 1952 के, इसके अंदर आपको पता है कि उसने 489 में से जो उसने सीटें जीती थी वो 364 सीट जीती थी और उसने सरकार बनाई थी। फिर सेकंड टाइम फिर अपन ने बात की थी 5 साल बाद में 1957 की। 1957 के अंदर भी जो वापस कांग्रेस ही आई और कांग्रेस ने इस जगह भी अपना दबदबा कायम रखा था। और मैंने आपको बताया था कि जो 489 था वो 494 में कन्वर्ट हो गया, तो सीटें थोड़ी बढ़ गई थी। और यहाँ पर भी उसका जो रेशियो है कांग्रेस का वो कम नहीं हुआ, 371 सीट लेके कांग्रेस पार्टी फिर सरकार बनाई कांग्रेस ने। ठीक है, और फिर तीसरी बात अपन ने बात की थी 1962 की, 5 साल बाद में, और इसके अंदर फिर कांग्रेस आई। ठीक है, और इस यहाँ पर भी कांग्रेस ने सरकार बनाई वापस, और 494 में से 361 सीट लेके फिर कांग्रेस सरकार जीत रही थी। और इस टाइम पर एक छोटी सी पार्टी उभर रही थी, या थोड़ी बहुत इनका जो मुकाबला कर रही थी, वो 1952 के इलेक्शन में भी उसने मुकाबला किया, और उस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, या फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बोल सकते हो। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी इसका नाम था। ठीक है, और ये कम्युनिस्ट पार्टी ने इस 1952 के चुनाव में, 1952 के चुनाव के अंदर 16 सीट लेके ये ओपोजिशन पार्टी बनी थी। विपक्ष जो दल बना था वो इसका सबसे बड़ा दल था, बाकी तो लगभग कांग्रेस के पास में सीटें थी, लेकिन 16 सीट लेके कुछ निर्दलीय वगैरह जो बिना पार्टी के लोग होते हैं वो भी जीते थे। और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, ये बड़ी मजबूत पार्टी होने की कोशिश कर रही थी, और कांग्रेस को इसने हराया भी था केरल के अंदर। केरल के इलेक्शन जब हुए थे, केरल के अंदर कांग्रेस को बिल्कुल, जो विधानसभा चुनाव हुए थे, देखो केरल के अंदर कौन से चुनाव, विधानसभा चुनाव। ठीक है, वो जो, ये तो लोकसभा चुनाव की बात करें अपन, ये जितनी भी डिटेल है ये है लोकसभा चुनाव की बात। ठीक है, ये लोकसभा चुनाव की बात है। अब अपन बात करें विधानसभा चुनाव की, जो राज्यों के अंदर होते हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट के लिए होते हैं। जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल राजस्थान है, तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर जो 200 MLA जीत के जाते हैं, तो यहाँ जो इलेक्शन होंगे वो विधानसभा के चुनाव कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि वो ऐसा मान लो असेंबली इलेक्शन होते हैं वो। ठीक है, असेंबली इलेक्शन, तो विधानसभा इलेक्शन हुए, और विधानसभा के अंदर जो वहाँ पर केरल के अंदर सीट थी 126 में से 60 सीटों के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी जीती। 60 सीटें, 60 सीटें वो जीती, और 4-5 लोग और इनको इसने मिला लिए अपने जो स्वतंत्र पार्टी के थे उनसे मिला के, जो इंडिपेंडेंट थे उनको मिला के अपनी सरकार बना ली। ठीक है, और ये पहला मौका था जब केरल के अंदर कांग्रेस की हार हुई और कम्युनिस्टों की पहली बार निर्वाचित सरकार बनी, मतलब एक इलेक्ट करके सरकार बनी। तो ये इसका मुकाबला ज़बरदस्त कर रही थी। ऐसे ही अपन, ये कुछ मैंने कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में आपको बताया, जिसका केरल के अंदर भी था इनका दबदबा कम्युनिस्टों का, और इनका कम्युनिस्ट पार्टी का आंध्र प्रदेश के अंदर भी था, थोड़ी वहाँ पर भी ये जीती थी। अब मैं बात करता हूँ आज अपन, और आपकी चैप्टर के अंदर कितने पार्टियाँ हैं बेसिकली, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है। उन सबको बड़े ढंग से अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मार्क्स नहीं कट सकते। देखो मैं आपको टेक्निक दे रहा हूँ, ये जितने जैसे जैसे मैं आपको पार्ट बनवा रहा हूँ, ऐसे ही आपको रजिस्टर के अंदर पार्ट वाइज नोट्स बनाने हैं परफेक्टली। एक दिन ऐसी तैयारी हो, क्योंकि पढ़ने का तरीका होना चाहिए। पढ़ते सभी स्मार्ट वर्क करना, नहीं कि हार्ड वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करोगे तो बहुत अच्छी आपकी परसेंटेज भी बनेगी और नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, एक तो कांग्रेस पार्टी की अपन ने बात कर ली, और फिर दूसरी अपन ने बात कर ली कम्युनिस्ट पार्टी की। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी, और तीसरी बात कर लेते हैं अपन
भारतीय जनसंघ, ठीक है, ये भी एक पार्टी थी, भारतीय जनसंघ। और चौथी पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी। हिंदी इंग्लिश नाम सेम ही होते हैं क्योंकि पार्टियों के नाम बदलते नहीं। ऐसा नहीं कि आप इसको इंडिपेंडेंट कहोगे, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र पार्टी नाम था, स्वतंत्र पार्टी। और पांचवी थी सोशलिस्ट, सोशलिस्ट पार्टी। ये कुल मिला के 5 पार्टियां काम कर रही थी उस टाइम पर। कांग्रेस की सरकार लगातार बन रही थी, कम्युनिस्ट मुकाबला कर रहे थे, और इनकी 3-4 ऐसी सीटें आ रही थी इनकी भी। इन सब पर अपन अभी चर्चा करने वाले हैं एक-एक ऊपर। और आपका काम यही है, आज के वीडियो में इन 5 पार्टी के बारे में अपन पढ़ेंगे। और आज आपको ये प्रॉमिस करना है इन 5 पार्टियों को, कौन इनके नेता थे, कहाँ कहाँ इनकी सरकारें थी, कितनी कितनी सीटें आई थी, क्या क्या मामला है, ये 101% आपको जानना है। और दूसरी बात, जितने मैं नोट्स बनवा रहा हूँ उसके अलावा कुछ ही नहीं पढ़ना है, ये बिल्कुल सफिशिएंट नोट्स है, सिविल सर्विसेज तक सफिशिएंट नोट्स है, परफेक्टली पढ़ लेना, लाइन टू लाइन आपको नोट्स मिलेंगे। लेकिन आज मेरे साथ उतारोगे और आज याद आप करने वाले हो, ठीक है, इसका ध्यान रखना। 5 पार्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। अपन बात करेंगे सबसे पहली पार्टी भारतीय जनसंघ की, ठीक है। हालांकि 4-5 पार्टियां सभी पढ़ेंगे, लेकिन पहली बात करते हैं भारतीय जनसंघ की। पहली बात, भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ? 1951 के अंदर हुआ, 1951 के अंदर ये बनी, ठीक है। फॉर्मेशन इन 1951 AD, पहली बात ये। संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, फाउंडर थे इनके, जिन्होंने इस पार्टी की स्थापना की। अब इसके बारे में लिखते हैं अपन, मैंने पॉइंट बना के लिखे हैं, ऐसे ही आपको पॉइंट बना के लिखना है। पहली बात तो ये, हर कोई पार्टी बनी तो उसकी शुरुआत, मतलब उसकी जड़ें कहाँ तक है, जड़ कहाँ तक है, मतलब शुरुआत, ये पार्टी बनी तो बनी कैसे, या फिर इस पार्टी के अंदर किस विचारधारा के, किस मेंटलिटी के लोग थे, वो समझना है। तो इस दल की जड़ें आज़ादी के पहले समय से सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, ये RSS आज भी काम करता है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है RSS, जो आपने देखा होगा अपने मोहन भागवत जो हैं, इनके अभी हमारे देश के इनके चीफ है, प्रमुख है RSS के। और वो जो कहते हैं ना कि खाकी जो निकर पहनते हैं वो वाले लोग, कैप भी लगाते हैं, वो RSS की पहचान है। तो RSS और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती है। मतलब ये पार्टी, ऐसा मान लो कि इस पार्टी की शुरुआत, इस पार्टी की जो जड़ें हैं वो आपको यहाँ मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये वो लोग होंगे जो हिंदुओं के प्रति ज़्यादा अपने विचार रखेंगे, या फिर RSS के सोच वाले लोग होंगे। आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा जैसे मैं पूरा पढ़ूंगा। यानी कि द रूट्स ऑफ दिस पार्टी कैन बी ट्रेस टू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS एंड हिंदू महासभा, एक्टिव सिंस द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। जो स्वतंत्रता के, आज़ादी जो थी उसके पहले से ये पार्टी, ये दोनों दल काम कर रहे थे, हिंदू महासंघ और स्वयंसेवक। क्योंकि उस टाइम आपको पता है ना, मुस्लिम लीग जैसे बनी थी तो हिंदुओं की भी सभा बन गई थी, RSS वगैरह, तो ये उस टाइम पर मामला था। अब क्या था कि जनसंघ ने शुरू से ही एक दिमाग में एक बात बिठा रखी है, एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। इनका मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर है। ये और नहीं है, ताकतवर बन सकता है, इसने ये कहा। बात समझ में आई? इन्होंने कहा कि हमारे कल्चर को बचाना ज़रूरी है, हमारी संस्कृति के अंदर लोग रहेंगे, यानी कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, वो सब हमारी ताकत बन सकती है अगर इस अकॉर्डिंग हम काम करेंगे तो। यानी उन्होंने ये कहा कि द जनसंघ एम्फेसाइज द आइडिया ऑफ वन नेशन वन कल्चर एंड वन नेशन, वो तो है ही है कि एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र एक नेशन, ठीक है। वन कंट्री बोल दो चाहे यहाँ पर, वन कंट्री, COUNTRY, वन कंट्री वन कल्चर एंड वन नेशन, ठीक है। ये तो इनकी थ्योरी थी। फिर दे बिलीव दैट द कंट्री कैन बिकम मॉडर्न, प्रोग्रेसिव एंड मोर पावरफुल ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी है अभी की, बीजेपी लगभग आपको इस जैसी नज़र आएगी। बीजेपी की भी कहते हैं ना, जड़ें जो हैं वो यहाँ तक है, RSS से जुड़ी हुई है और भारतीय हिंदू महासभा से भी जुड़ी हुई है। तो मतलब इनके गुण आपको अभी की बीजेपी में मिल सकते हैं अगर आप माइंड लगाओगे तो, ठीक है। दूसरी, जनसंघ ये भी मानता था, जनसंघ ने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान को हम एक कर देंगे। बोले पाकिस्तान तो अपना ही है, पाकिस्तान तो अलग हुआ तो हुआ और पाकिस्तान था तो अपना ही ना, हम वापस एक करेंगे इसको, एक करके अखंड भारत बनाने की बात कहते थे ये।
यानी कि जनसंघ टॉक्ड अबाउट यूनाइटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान मेक यूनाइटेड इंडिया, मतलब पूरे पाकिस्तान को हम एक बना देंगे, ये पाकिस्तान अपना हिस्सा है, अलग हुआ है तो हम वापस बना देंगे, ये भी इनकी बात ये कहते थे। और ये कहते थे कि अंग्रेजी भाषा को हटाओ, हिंदी भाषा होनी चाहिए। और आप देख भी रहे होंगे बीजेपी ने भी, बीजेपी के राज के अंदर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार ने सबसे पहली बार जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं, पहले इंजीनियरिंग की स्टडी कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में हुआ करती थी, लेकिन अब IIT वगैरह आप हिंदी मीडियम में भी कर सकते हो। मतलब हिंदी को हमेशा प्रोत्साहन किया है सरकार ने, अगर आप नोटिस करोगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अभी की भारतीय जनता पार्टी जो है वो इससे थोड़ी थोड़ी कनेक्शन इसका है। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में ये पार्टी सबसे आगे थी, ठीक है। दिस पार्टी वॉज एट द फोरफ्रंट ऑफ मूवमेंट टू रिप्लेस इंग्लिश एंड मेक हिंदी द ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, इसके लिए हमेशा प्रयास करती थी। फिर ये भी कहती थी कि चीन ने 1964 के अंदर, आपको पता है, अपना आणविक परीक्षण कर लिया था, मतलब एटॉमिक बम का परीक्षण कर लिया था। और मैं आपको थोड़ा अंदाज़ा दिला दूँ, तभी हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो पहला आणविक परीक्षण हमने किया था जैसलमेर के पोखरण के अंदर। किया था नहीं किया था, क्योंकि जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो बीजेपी से आते थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ऐसे दिमाग लगा के आप इसको ईजिली याद कर सकते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग और मजबूत कर सकते हो। तो इसके बाद जनसंघ ने लगातार इस बात पर जोर दिया या पैरवी की कि भारत भी अपने आणविक हथियार तैयार करने चाहिए। जब हमारा विरोधी, जब हमारा दुश्मन आणविक परीक्षण कर सकता है, एटॉमिक रिसर्च कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो द पार्टी सक्सेस इन द, ये नेक्स्ट करते हैं अपन, ये रहा, चाइना कंडक्ट इन molecular test in 1964. तो since then the जनसंघ has continuously advocate that India should also prepare its own nuclear weapons. उसको भी अपने हथियार तैयार करने चाहिए और न्यूक्लियर जो हैं वो और मजबूत भारत को होना चाहिए न्यूक्लियर के अंदर। फिर हुआ क्या, इलेक्शन जब हुए 1952 के, पहला आम चुनाव हुआ था 1952 के अंदर, तो इस पार्टी को 1952 के चुनाव में लोकसभा की 3 सीटें मिली थी। तो अपन ने जो कल वीडियो बनाया था पहला ना, उसके अंदर मैंने 2-3 पार्टियों के नाम लिखा दिए थे, वहीं पर इसको भी लिख लेना। 3 सीटें इसको मिली थी, ये भी ध्यान रखना। जो हमारी पार्टी का नाम ये भारतीय जनसंघ, और भारतीय जनसंघ के 1952 के अंदर 3 सीट मिली थी। आप उस नोट्स के अंदर, कल वाले नोट्स के अंदर जोड़ लेना। और कल एक छोटी सी मिस्टेक ये भी रह गई थी कि मैंने आपको वो जो हस्ताक्षर वाली बात, सिग्नेचर की बात कही थी, वो 24 जनवरी 1949 लिख दिया होगा मैंने गलती से। वो तो आप कॉमन सेंस समझते हो कि जनवरी आएगी तो नेक्स्ट ईयर ही आएगा। तो एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सही बात है, 24 जनवरी 1950 कर लेना, वहाँ पर कोई मिस्टेक रह गई होगी। 284 ने जो सिग्नेचर किए थे, मैंने जो बात लिखवाई थी, ठीक है। तो ऐसे कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो तो आप कमेंट कर दिया करो, अपन ठीक कर लेंगे। तो इस चीज़ को आप वहाँ जोड़ लेना कि 1952 के चुनाव में लोकसभा की 3 सीटों ने सफलता मिली, और 1957 जब वापस 5 साल के बाद वहाँ पर इसकी 4 सीटें मिली। तो कोई खास सीटें तो नहीं मिल रही थी इसको, लेकिन ये एक्चुअल में थी उस टाइम की बीजेपी जो आज बन रही है। राजस्थान, MP और हिंदी उत्तर प्रदेश, दिल्ली उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बेसिकली क्या हिंदी भाषा के लोग रहते हैं। राजस्थान, MP, दिल्ली और UP, और इसमें हिंदी भाषी लोगों ने इस पार्टी को बहुत पसंद किया था, और वो भी शहरी इलाकों में इस पार्टी को समर्थन मिला। और भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इसी जनसंघ में हैं। लास्ट में लिख भी दिए मैंने कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इसी जनसंघ में है, ठीक है, ये भी लिख देना। और कौन कौन से स्टेट में पसंद की गई थी, राजस्थान, MP, दिल्ली, UP, ठीक है, वो भी उनके शहरी इलाकों में। कि दिस पार्टी गोट सपोर्ट इन द अर्बन एरियाज ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। द रूट्स ऑफ द भारतीय जनता पार्टी आर इन दिस जनसंघ, ठीक है। आई थिंक ये पूरी पार्टी आपको याद होगी कि बहुत ईजी थी। ध्यान ये रखना है किसने पार्टी बनाई, कब बनाई, क्या क्या उसकी खास बातें थी, बस, ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी का गठन हुआ 1959 में, 1959 में। संस्थापक थे C. राजगोपालाचारी, ठीक है। पार्टी का नेतृत्व किया था C. राजगोपालाचारी, एक तो खुद ये थे, KM मुंशी, NG रंगा, मीनू मसानी जैसे पुराने कांग्रेस के नेता करते थे। ये जितने भी पार्टियां निकली है ना, एक्चुअल में देखो हुआ क्या था, हमने हमारे जो इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए हम जब लड़ रहे थे, तो ये सारे नेता एक साथ ही थे। बस देखो होता क्या है कि हर किसी कुछ ना कुछ विचार अलग होते हैं, कि कोई किसी बात को मानता है, कोई किसी बात को मानता है, कुछ ना कुछ उनमें विभेद होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं। इसी वजह से पार्टियाँ बनी। कुछ समाज को सर्वोपरि मानते थे, समाजवादी परंपरा के लोग थे, वो उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी बना ली। कोई स्वतंत्र इस पार्टी के थे, कोई हिंदी भाषी हिंदुओं को ज़्यादा बात करते थे, तो जनसंघ जैसी पार्टियाँ बन गई। कांग्रेस सबका सोचने वाली थी, हिंदू मुस्लिम सबको ज़्यादा साथ रहने वाली थी, तो वो बन गई। तो मतलब हर पार्टी, नेता कांग्रेस से ही बेसिकली होंगे वही, लेकिन वो अलग अलग गुट बन जाएंगे।
तो इस पार्टी जो स्वतंत्र पार्टी बनाई थी 1959 के अंदर, इसमें नेता ये थे और सारे के सारे कांग्रेस के पुराने नेता ये, ठीक है। तो 1959 में इसका फॉर्मेशन हुआ। फाउंडर थे सी राजगोपालाचारी। पार्टी लीडरशिप करे थे ओल्ड कांग्रेस लीडर लाइक यही कोई क्या मुंशी सी राजगोपालाचारी, एन जी रंगा और मीनू मसानी वर डूइंग इट, ये काम करे थे। अब स्वतंत्र पार्टी क्या चाहती थी, या फिर स्वतंत्र पार्टी ऐसी क्या थी जो लोग इसको वोट करें? तो ये चाहती थी कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे। ये थी कि आप इतना टैक्स लगाना, ये जैसे आज के जीएसटी CGST जो भी लग रहे हैं, ये उस टाइम के जो भी छोटे मोटे गवर्नमेंट टैक्स लगाती, ये भी तो टैक्स ही, GST वगैरह टैक्स एक तरीके से टैक्स ही है, कर बोलते हैं हिंदी में। तो ये इस सब के खिलाफ थी। ये कहती थी कि लोगों को आप अर्थव्यवस्था से मजबूत बनाओ, इकोनॉमिकली मजबूत बनाओ। अगर उनके पास पैसा होगा तो ऑटोमेटिक उनकी लाइफस्टाइल सुधर जाएगी और वो ठीक हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे वो। इसलिए ये हमेशा अर्थव्यवस्था में कम से कम इंटरफेयर करो। बोले आप हर 3 लाख 2 लाख के ऊपर जैसे अभी टैक्स लगा देती है, ये उस टाइम पे कहती थी कि ये मामला सही नहीं है, आप पैसे लोगों को कमाने तो छूट दो फुल, ठीक है। इस पक्ष में थी। इनका मानना था कि समृद्धि है ना, समृद्धि वो सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आ सकती है। एक कोई आदमी फ्री है बिल्कुल, व्यक्तिगत स्वतंत्रता उसके पास में, तो वो उसके ज़रिए वो आराम से, समृद्धि का मतलब एकदम खुशहाल रह सकता है, अच्छी लाइफस्टाइल हो सकती है, ये इसका मानना था। द स्वतंत्र पार्टी वांटेड टू गवर्नमेंट टू हैव मिनिमल इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमी। दे बिलीव दैट प्रॉस्पेरिटी कुड कम ओनली थ्रू पर्सनल फ्रीडम। अगर पर्सनल फ्रीडम है हमारे पास में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। आप इतना रोक टोक, इतना इंटरफेयर बीच में मत करो। और भी इसकी बात थी, कुछ खास बात इसकी यह है कि स्वतंत्र पार्टी अर्थव्यवस्था में विकास के नजरिए के किए जा रहे राज्य हस्तक्षेप, केंद्रीकृत नियोजन, राष्ट्रीयकरण, अर्थव्यवस्था के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदगी को आलोचना की निगाह से देखती थी। पहली बात, राज्य हस्तक्षेप। इसका मतलब गवर्नमेंट इंटरफेयर जो करती थी, राज्य की मतलब सरकार के द्वारा जो हस्तक्षेप किया जाता था, इंटरफेयर जो किया जाता था, एक। दूसरा, केंद्रीकृत नियोजन। केंद्रीकृत नियोजन का मतलब है अभी जैसे खूब सारे ऐसे सेंटर के काम होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के काम होते हैं जो केंद्र उस पर उसका नियोजन करती है। चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट हो, रेलवे पर डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, चाहे आर्मी मिलिट्री हो, ठीक है। ऐसे खूब सारे काम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीकृत के अंडर में आते हैं। चाहे वो 5 ईयर प्लान भी बनाई थी तो सरकार, केंद्र सरकार ने बनाए थे, पंचवर्षीय योजनाएं। तो ये जितने भी नियोजन वगैरह हैं, ये बोला ये भी गलत है। राष्ट्रीयकरण और अर्थव्यवस्था के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र। राष्ट्रीयकरण का मतलब समझते हो, प्राइवेट सेक्टर जो हैं उनको सरकार के अंदर मिला लेना, राष्ट्रीयकरण कर लेना उनका। तो फिर उन्होंने कहा कि जब आप ऐसा कर लोगे तो फिर प्राइवेट जो लोग हैं वो दब जाएंगे, राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए। दूसरा, अर्थव्यवस्था के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोल दिया, ठीक है। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर सारी सुविधाएं मिल रही तो प्राइवेट के अंदर वो क्यों जाएगा, फिर लोग क्यों जाएंगे? तो फिर वो लोग जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो कैसे अपना वो प्रोग्रेस करेंगे? इनका ऐसा मानना था, ठीक है। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र वगैरह होने चाहिए, ये इस निगाह से देखती थी कि ये सब गलत है, आलोचना करती थी कि द स्वतंत्र पार्टी वॉज क्रिटिकल द स्टेट इंटरवेंस द इकोनॉमी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेवलपमेंट, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, नेशनलिज्म। इसका राष्ट्रीय मतलब नेशनलिज्म एंड द प्रेजेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर विद इन द इकोनॉमी। ये सब नहीं होना चाहिए। अब ऐसी जो बातें होगी ना, तो सीधी सी बात है, इसमें जो पैसे वाले लोग हैं, जो व्यवसायी वर्ग हैं, वो इसके साथ में आ जाएंगे, ठीक है। यानी स्वतंत्र पार्टी की तरफ से मुख्य रूप से कौन कौन आगे? जिम्मेदार और राजा महाराजा आकर्षित हुए इनकी बातों से, क्योंकि उस टाइम पर राजा महाराजाओं के पास में पैसा था। और आकर्षित हुए उद्योगपति, व्यवसायी वर्ग और खूब सारे लोग राष्ट्रीयकरण और लाइसेंस नीति के खिलाफ थे। इन लोगों ने स्वतंत्र पार्टी का समर्थन किया। अब 2-3 याद रख लेना कि स्वतंत्र पार्टी का समर्थन राजा महाराजाओं ने या फिर व्यवसायी वर्ग ने किया। बहुत सिंपल है ना, ज़्यादा याद नहीं हो तो कोई टेंशन नहीं लेना। और इस पार्टी का हालांकि सामाजिक बड़ा संकुचित आधार था नहीं, क्योंकि मोस्टली लोग गरीब थे, तो इनका सपोर्ट कौन करेंगे, ठीक है। तो सामाजिक आधार बड़ा संकुचित था नहीं, मतलब अपने इस पार्टी की जो सोच थी उसको ज़्यादा समाज के अंदर नहीं फैला पाए, और फाइनली कोई पार्टी अपना मजबूत संगठित नेटवर्क खड़ा नहीं कर पाई और ये पार्टी जो है बंद हो गई, खास नहीं चली, ठीक है। तो मेनली रिस्पॉन्सिबल अट्रैक्टिव द स्वतंत्र पार्टी द राजा महाराजा एंड, या फिर राजा महाराजा की जगह आप किंग्स वगैरह भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। द इंडस्ट्री एंड बिजनेसमैन ऑल्सो पीपल वर्क अगेंस्ट नेशनलिज्म, इन सब के तो वो इनके पास में आए थे, क्योंकि वो लाइसेंसिंग जो लाइसेंस नीति थी इसके खिलाफ थे। कौन? ये स्वतंत्र पार्टी वाले, कि हर चीज़ का लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस होगा तो गवर्नमेंट हर साल पे करे। तो किसी भी चीज़ का जब लाइसेंस होता है तो लाइसेंस एक टाइम पीरियड के लिए होता है, 5 साल 10 साल, उसके बाद उसको फिर रिन्यू कराना पड़ता है। तो
उसमें कुछ पैसा देना पड़ता है, जिससे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स ऐंठती थी और वो लोगों को सही नहीं लगता था। और स्वतंत्र पार्टी जो थी वो इसके खिलाफ थी, इसलिए इन लोगों को, पैसे वाले लोगों को ये बात अच्छी लगी, तो वो इसके पास में गई। तो ये सब बातें हैं कि द सोशल बेस ऑफ द पार्टी वॉज वेरी नैरो, ज़्यादा फैल नहीं पाई। इस वजह से फाइनली ये क्या हुआ कि पार्टी को नॉट स्टैब्लिश इट्स स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज नेटवर्क, ज़्यादा कोई खास मजबूत नेटवर्क नहीं बना पाई और फाइनली कोई खास ये नहीं कर पाई। एक है सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी की अपन अगर बात करें तो पार्टी की जड़ों को आज़ादी से पहले उस वक्त ढूंढा जा सकता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस की एक बी टीम है, ऐसा मान लो आप, कांग्रेस से निकली थी, कांग्रेस में ही लोग काम कर रहे थे। उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ सोशलिस्ट थे, सिर्फ समाजवादी थे। सोशलिस्ट पार्टी समाजवादी लोग थे ये, ठीक है, उन्हीं पार्टी अपने ही लोगों में से। तो अपन इसको अगर देखें, मतलब ये पार्टी की जड़ कहाँ पर है, तो वो है आज़ादी के पहले उस दशक में ढूंढा जा सकता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक्चुअल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब कांग्रेस, एक ही बात है, चाहे कांग्रेस बोलो चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बोलो, उस आंदोलन में इसको देखा जा सकता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर ही 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने किया। उस कांग्रेस पार्टी में कुछ युवा ऐसे यंग बच्चे थे, लोग थे, लड़के थे, जिनको सोशलिस्ट रहना पसंद था कि कांग्रेस सिर्फ समाजवादी होनी चाहिए, ऐसे हर मुद्दे पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने 1934 के अंदर मजबूरन अलग होकर कांग्रेस से एक अलग पार्टी बना ली, सोशलिस्ट पार्टी, जो कांग्रेस के ही एक युवा नेताओं की टोली थी, ठीक है। और ये नेता कांग्रेस को समाजवादी बनाना चाहते थे, और हुआ क्या, इस वजह से कांग्रेस के समाजवादी को मजबूरन 1948 में अलग होकर पार्टी बनानी पड़ी, ठीक है। 1934 के अंदर ध्यान रखना, इस पार्टी का वैसे गठन हो गया था, लेकिन कंप्लीटली 1948 में अलग होकर पार्टी बन गई थी। पहले वहीं से शुरुआत इसकी हो चुकी थी। हालांकि सोशलिस्ट पार्टी की मौजूदगी हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में थी, लेकिन पार्टी को चुनाव में कोई छिटपुटी सफलता मिली थी, एक आधा ही कोई MLA MP आया था, बाकी कोई खास कर नहीं पाई, ठीक है। द रूट्स ऑफ द पार्टी कैन बी ट्रेस बैक टू द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रनिंग ए मास मूवमेंट। उस टाइम पर इसको देखा जा सकता है, पार्टी जड़े वहाँ से शुरुआत है। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड विद इन द कांग्रेस इटसेल्फ 1935 बाय ए ग्रुप ऑफ यंग लीडर्स। ये वैसे अलग से एक टोली बन गई थी और 1934 के अंदर, और फाइनली ये 1948 में कांग्रेस से अलग ही हो गए, ठीक है। यानी कि देखो होता क्या है, जैसे अभी कोएलिशन गवर्नमेंट होती है, एक सरकार के अंदर दूसरी पार्टी जो होती है, एक पार्टी के अंदर दूसरी पार्टी भी साथ में चलती है और दोनों पार्टी साथ साथ चलती है। ये भी 1934 के अंदर थे तो साथ में ही, हालांकि 1934 के अंदर एक अपनी पार्टी बना चुके थे, लेकिन कांग्रेस से फिर भी साथ में थे। लेकिन 1948 में कांग्रेस से फिर अलग हो गई है, इनको उनका नहीं हमारे और आपके विचार नहीं मिलते, ठीक है। These leaders wanted to make the Congress socialist. Because of this, the socialists of the Congress were forced to separate and form the party in 1948. फिर although the socialist party had a presence in most of the states of India, but the party had only spread success in the elections. ज़्यादा सक्सेस इसको नहीं मिला इस पार्टी को, ठीक है। थोड़ी सी बातें और लिख लेंगे इसके अंदर कि समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा के विश्वास करते थे। लोकतांत्रिक समाजवाद, ये कहते थे समाजवाद तो आना चाहिए, मतलब समाज के मुद्दे लिए जाने चाहिए, गरीबों के हक लिया जाना चाहिए। ये कांग्रेस की आलोचना करते थे बहुत ज़्यादा। ये कहते थे कांग्रेस है ना सिर्फ पैसों वालों की सरकार है, ये पैसों वालों की सुनती है, गरीबों की सुनती नहीं है, पूरे समाज की सुननी चाहिए, हमारे यहाँ के लोगों की सुननी चाहिए। समाजवादी का मतलब समाज की बातें करे, सोशलिस्ट जो गरीबों की बातें करे वो समाजवादी होते हैं, ठीक है। तो ये पूंजीपतियों को, और ये देखो लिखा हुआ है, तो ये करते थे कि लोकतांत्रिक समाजवाद होना चाहिए, चुनाव कराओ, एक बिल्कुल डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ होना चाहिए सब कुछ। और वे कांग्रेस की आलोचना करते थे कि ये सरकार पूंजीपतियों और जमींदारों का पक्ष ले रही है, मजदूरों किसानों की ये हमेशा उपेक्षा कर रही है। उपेक्षा मतलब उनकी बात नहीं सुन रही। सोशलिस्ट बिलीव्ड इन द आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। दे यूज्ड टू क्रिटिसाइज द कांग्रेस फॉर फेवरिंग द कैपिटलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड्स एंड नेग्लेक्टिंग द वर्कर्स एंड पीजेंट्स। इनका ये नेग्लेक्ट कर रही है, इनको भूल रही है। फिर एक राममनोहर लोहिया, बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के, इन्होंने भी कांग्रेस की आलोचना की। राममनोहर लोहिया के नेतृत्व में कुछ समाजवादियों ने कांग्रेस की अपनी दूरी बढ़ाई और कांग्रेस की आलोचना करी। समाजवादी पार्टी, फाइनली इसके नेताओं की बात कर लेते हैं, फिर बाद में उसकी पॉइंट की बात करेंगे। इसमें नेता थे जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे इसके बारे में अपन। राममनोहर लोहिया और SM जोशी, कोई 2-4 भी अगर आपको याद रह जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, नोट्स अच्छे बन जाएंगे। और फाइनली समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा टुकड़ों में टूट गई, क्योंकि सारे नेता एक से बड़े एक थे और समाजवादी पार्टी कई टुकड़े हुए।
इस प्रक्रिया में कई समाजवादी दल बन गए, जैसे कि किसान मजदूर पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, 2-3 में नाम लिख दिया बहुत है। इस तरह की छोटी छोटी पार्टियाँ इसी में टूट टूटी और बन गई। तो सीधी सी बात है, जब एक पार्टी के इतने टुकड़े हो जाएंगे तो फिर वो पार्टी लगभग खत्म है। ठीक है, तो सम सोशलिस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ राम मनोहर लोहिया इंक्रीज देयर डिस्टेंस फ्रॉम द कांग्रेस एंड क्रिटिसाइज द कांग्रेस। फिर द समाजवादी पार्टी ब्रोक इनटू मैनी पीसेस इन द प्रोसेस मैनी सोशलिस्ट पार्टीज वर फॉर्म, जैसे किसान मजदूर पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और ये कौन सा है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी आर प्रोमिनेंट। लीडर की बात करें तो वही जयप्रकाश नारायण है, अच्युत पटवर्धन है, अशोक मेहता है, आचार्य नरेंद्र देव हैं, राम मनोहर लोहिया, SM जोशी वो चेप, ये सब इसके पार्टी के लीडर थे। अब एक पार्टी अपनी और बच जाती है वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है अपनी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी की अपन बात कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कम्युनिस्ट पार्टी भी, और इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिस्ट पार्टी, और इसके अंदर अपन केरल की बातें पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। 1920 के दशक में शुरुआती सालों में भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह, जिसको अपन कम्युनिस्ट इंग्लिश में कम्युनिस्ट बोलते हैं, ये उभरे। 1920 की बात है ये, आज़ादी से पहले की। समाज ऐसे कम्युनिस्ट जो लोग थे जो साम्यवादी सोच रखते थे, एक्चुअली गरीबों की, किसानों की बात करने वाले लोग, और ये इसीलिए रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित भी थे। अब मैंने आपको पहले बताया था क्लास 10th में भी कि रूस के अंदर बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जो किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया था। ठीक है, रशिया के अंदर बस वही ये जो अपने ज़मींदार के खिलाफ जो टैक्स वगैरह लेते थे, टैक्स देने से मना कर दिया था, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगा ली थी, किसानों ने कहा कि हमारा काम बट गया, वो सब सारी सिस्टम थे फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाने से। तो उस क्रांति से प्रेरित थे, उससे मतलब इनको सुझाव मिल रहे थे। कम्युनिस्ट ग्रुप इमर्ज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया इन द अर्लियर 1920s। दे वर इंस्पायर्ड बाय द बोल्शेविक रिवोल्यूशन ऑफ रशिया। ठीक है, द कम्युनिस्ट स्प्रेड फ्रॉम द कांग्रेस इन दिसंबर 1941। ये कांग्रेस से अलग कब हुए, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1941 में। क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, पूछा जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस से अलग कब हुई, 1941 में। ऐसे क्वेश्चन डीपली 1-1 मार्क्स में आ जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विचार था कि 1947 में जो हम आज़ाद हुए ना, असली आज़ादी नहीं मिली हमको। इन्होंने ये कहा 1947 का जो हस्तांतरण हुआ है वह सच्ची आज़ादी नहीं थी। इस विचार, जैसे ये बात उन्होंने कही और इन्होंने आंदोलन भी किए तेलंगाना के अंदर, इस विचार के साथ पार्टी ने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह कर दिया। हालांकि ज़्यादा दादागिरी चली नहीं, इनको दबा लिया गया, हमारी फोर्स के ज़रिए इनको दबा लिया गया, और साम्यवादी अपनी बात पक्ष जनता के समर्थन नहीं मिला, और इन्हें सशस्त्र सेनाओं ने, आर्म्ड फोर्स ने, कहते हैं ना बंदूक की नोक पर इनको दबा दिया गया। और 1951 के पहले चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी की 16 सीटें आई थी, और वह सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जरूर बनकर उभरी थी। बेसिकली केरल साइड में इसकी सीटें ज़्यादा आई थी, केरला, आंध्र प्रदेश, इनमें इनकी सीटें आती है। ठीक है, तो ये लोग ऐसे थे थोड़े जिन्होंने कहा कि हमें जो आज़ादी मिली वो सही से नहीं मिली, ये वो सब खूब सारी बातें इन्होंने करी कम्युनिस्टों ने, और ये सब बातें थी। फाइनली इनको सीटें भी 16 मिल गई, लेकिन सेकंड रैंक पर रहने की वजह से एक विपक्ष की मजबूत पार्टी बन गई। विपक्ष की पार्टी यही थी, ओपोजिशन पार्टी। ठीक है, और अपन बात करते हैं इसका। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज द व्यू दैट द ट्रांसफर ऑफ पावर इन 1947 वॉज नॉट ट्रू इंडिपेंडेंस, वो सच्ची आज़ादी नहीं थी। विद दिस व्यू द पार्टी इनकरेज्ड वायलेंट रिबेलियन इन तेलंगाना, इसी वजह से तेलंगाना का आंदोलन भी कर दिया था इन्होंने, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। और द कम्युनिस्ट कुड नॉट garner public support for their point of view and were suppressed by the armed forces। और ये suppressed by the armed forces का मतलब है कि इसको दबा लिया गया armed force के द्वारा। और in the first general election in 1951 Communist Party of India won 16 seats and emerged the largest opposition party। और 1951 में ये मैंने आपको लिखवा दिया था, 16 सीटें जीती और एक विपक्ष की मजबूत पार्टी ये बनी। ठीक है, थोड़ी सी बातें इसमें और लिख लेते हैं। वो है कि इस दल में ज़्यादातर जो समर्थन इसको मिला, मैंने कहा ना, आंध्र प्रदेश में, बंगाल में, बिहार और केरल में, इनको समर्थन इन राज्यों में ज़्यादा मिला। मोस्ट ऑफ सपोर्ट ऑफ दिस पार्टी आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड केरला। और इसके नेता कौन कौन थे, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं की अपन अगर बात करें, ये जितने भी मैंने नेता लिखवा रहा हूँ ना, ये यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे आ सकता है आपके। AK गोपालन, S.H. डांगे, EMS नबूदरीपाद, PC जोशी, अजय घोष और P सुंदरैया के नाम लिए जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम वही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो 1964, अब ये खुद ये भी टूट गई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी पार्टी कितने दलों में टूटी, जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, ये 2 दलों में टूट गई, इसके 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, कब, 1964 के अंदर।
और पहला जो नाम था वो सेम यही है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, एक तो खुद यही। दूसरा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ब्रैकेट में कर दिया मार्क्सवादी, जो मार्क्सवादी विचारों के थे, जो रशियन क्रांति के लोग, जो अभी बोल्शेविक क्रांति थी, वो मार्क्सवादी विचारों वाली क्रांति थी, जो मार्क्स को मानते थे। मार्क्स एक बहुत बड़ा कहते हैं ना राजनीतिकार है, पॉलिटी के अंदर बहुत बड़ी इसकी थ्योरियाँ होती है, लेकिन अभी उतना नहीं पढ़ सकते अपन। तो मार्क्स की जो सोच के लोग होते थे वो कम्युनिस्ट पार्टी बना दी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ब्रैकेट में मार्क्सवादी। इसको मैं शॉर्ट में ये रहा CPI और ब्रैकेट में M, ये CPIM जो हैं ये आज भी पार्टियां दोनों मौजूद हैं आज भी। कौन सी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ध्यान रखो दोनों नाम एक ही है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जो मार्क्सवादी विचारों को मानते हैं। दो दल बन गए और दोनों दल आज भी कायम है, आज की डेट में भी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि द फर्स्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और सेकंड होगी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ब्रैकेट में मार्क्सिज्म, जिसको अपन CPIM भी बोलते हैं। बोथ दिस पार्टी कंटिन्यू विद एग्जिस्टेंस दिस डेज, अभी भी ये दोनों पार्टियां जिंदा है। ठीक है, आज भी। और अब अपन बात करते हैं केरल की। केरल में कम्युनिस्टों की जो जीत हुई थी वो कैसे हुई थी कि केरल ही एक ऐसा राज्य था जहाँ पर कांग्रेस को हार मिली थी। 1957 के मार्च महीने में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को केरल की विधानसभा के लिए सबसे ज़्यादा सीटें मिली। मैंने लिखवा दिया 126 में से 60 सीटें मिली, 4-5 सीटें और लेकर सरकार बना ली। कम्युनिस्ट पार्टी को 126 में 60 सीटें मिली, 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों को ले लिया, निर्दलीय जो होते हैं बिना पार्टी के जीतते हुए उनसे ले लिया और सरकार बनाई। और जो आपको पता है कि जब भी कोई CM का दावेदार होता है उसको राज्यपाल जो गवर्नर महोदय होते हैं वो उनको कहते हैं कि ठीक है आप आइए सरकार बनाइए, मतलब आप मुख्यमंत्री ही बनेंगे तो आप आइए, क्योंकि आप बहुमत विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा बहुमत वाले नेता को CM बनाया जाता है। तो आपके MLA ज़्यादा हैं और आप MLA यानी विधायकों के नेता हैं, विधायक दल के नेता हैं, तो आप आइए सरकार बनाइए। इनको न्योता दिया किनको? EMS नंबूदरीपाद को, जो मैंने अभी आपको पीछे नेता का नाम लिखवाया था उनमें से ही है। ये देखो ये रहे नंबूदरीपाद, इसको इन्होंने कहा कि आप आइए और सरकार बनाइए। इसको सरकार बनने का न्योता दिया और दुनिया में ये पहला अवसर था जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए बनी थी। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक मतलब चुनाव हुए और उसमें जीती थी। ठीक है, और केरल में सत्ता से अब कांग्रेस क्या हुआ, कांग्रेस की हालत ख़राब हो गई। इतनी बड़ी पार्टी, केरल के अंदर सीटें ही नहीं आई, तो कांग्रेस जो है वो बड़ी यहाँ से बेदखल हो गई। तो बेदखल हुई ना कांग्रेस केरल में, तो बेदखल होने पर कांग्रेस पार्टी ने क्या करा, क्योंकि सरकार थी, सेंटर गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पर पावर है राष्ट्रपति शासन का, आपातकाल लगाने का भी है, राष्ट्रपति शासन लगाने का भी है, बहुत सारी पावर है, इमरजेंसी पावर जिसे बोलते हैं, मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो अनुच्छेद 356 के तहत इस सरकार को इन्होंने बर्खास्त कर दिया। ठीक है, और उस टाइम का एक ताज़ा एग्जाम्पल बन गया, क्योंकि ये जो निर्णय उन्होंने लिया था ज़बरदस्ती, कब लगाया जाता है आपको पता है आपातकाल, ये इन्होंने लगा दिया। कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार को बर्खास्त कर दिया। कब कि उन्होंने एक पहले तो उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ा कांग्रेस ने, कांग्रेस बौखला गई और कांग्रेस ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ा कि इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, और कांग्रेस ने फिर सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत कम्युनिस्ट पार्टी सरकार को बर्खास्त कर दिया और यह फैसला संविधान के आपातकाल शक्तियों का दुरुपयोग के पहले उदाहरण के रूप में उपयोग किया जाने लगा। हर किसी ने जो कांग्रेस सरकार ने ये किया उस पार्टी के साथ में, इसको बड़ा विवाद हुआ। हर किसी ने कहा कि नहीं, तो आप आपातकालीन शक्तियों का यहाँ पर मिसयूज़ कर रहे हो। जो आपके पास में जो इमरजेंसी पावर है ना, इमरजेंसी जो पावर है, आप उन इमरजेंसी पावर का जो आर्टिकल 356 कहता है उसका आप मिसयूज़ कर रहे हो। ठीक है, काफ़ी विवादित मामला रहा था, लेकिन फाइनली कांग्रेस ने उस सरकार को बर्खास्त कर दिया और वो वहाँ पर सरकार फाइनली धीरे धीरे आगे कांग्रेस की बनने लग गई। ये स्टोरी थी छोटी सी। ठीक है, तो केरल आपको याद क्या रखना है कि केरल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी सरकार बनी, 120 में 60 सीटें जीती थी, बस ये मेन बात इसी की है। या फिर 2-4 नेता कौन कौन से थे, बस इट इज़ द, ये फिर वही चीज़ है। मार्च 1957 द कम्युनिस्ट पार्टी गोट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स फॉर द केरला लेजिस्लेटिव असेंबली। द कम्युनिस्ट पार्टी won 60 सीट ऑफ द टोटल 126 एंड हैड सपोर्ट ऑफ 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। द गवर्नर्स कम्युनिस्ट जो वहाँ के राज्यपाल थे उन्होंने कहा कि आप आइए, और EMS ये जो नंबूदरीपाद थे उनको कहा आप सरकार बनाइए। और ये दिस वॉज द फर्स्ट टाइम था। हाँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कब की बात है, ये तो मार्च 1957 की। ये पहला मौका था जब कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट बना रही थी, वो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग, डेमोक्रेटिक इलेक्शन के अकॉर्डिंग। आफ्टर बीइंग कंसिडर्ड द पावर केरला द कांग्रेस पार्टी लॉन्च लिबरेशन स्ट्रगल, मतलब मुक्ति कि अब इस पार्टी को मुक्ति संघर्ष का मतलब क्या होता है, इसको फाइनली यहाँ से हटाओ, मुक्ति संघर्ष। ठीक है, अगेंस्ट द
इलेक्टेड गवर्नमेंट 1959 की बात है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, और फिर 1959 कांग्रेस गवर्नमेंट स्टैंडर्ड कम्ब्रिड्स को ख़त्म कर दिया वहाँ पर आर्टिकल 356 के तहत, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो 356 आर्टिकल उसने इसको ख़त्म कर डिसमिस कर दिया। और इस डिसीजन की, इस जो ये डिसीजन हुआ था, इस डिसीजन काफ़ी आलोचना हुई। दिस डिसीजन वॉज यूज एज फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ मिस यूज एमरजेंसी पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसको पहला एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा गया कि जब भी ऐसी कोई बात चलती थी कि आर्टिकल 356 से कब मिस यूज हुआ, तो सीधा एग्जाम्पल इसका दिया जाता था। एक एग्जाम्पल के तौर पे इस बात को रखा गया, ठीक है। तो इस तरीके से आज का वीडियो बहुत खास था। चारों पार्टियां आपने आई थिंक याद कर ली होगी। अब एक वीडियो और आएगा इस चैप्टर, इसके बाद में चैप्टर अपना शानदार तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे साथ के साथ आप नोट्स बना लिए होंगे और याद आप कर रहे होंगे। बहुत मज़ेदार चैप्टर, बहुत नॉलेजेबल चैप्टर है, ठीक है। ओके।